स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, रात में सही चलता है और दिन में जो है दिन में नहीं चलता है। वही सेम एसी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, फिर भी रात में सही चलता है, दिन में सही नहीं चलता है, दिन में बंद होता है। इसका क्या रीज़न है और इसका सॉल्यूशन क्या है? इस टॉपिक पर काफ़ी समय पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो उस वीडियो तक शायद लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जितने भी नया व्यूअर्स आते हैं वो लोग उस पुराने वीडियो तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हमारा जो है लिस्ट हो चुका है वीडियो का, तो पुराने वीडियो तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप भी सीख रहे हैं, तो मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए उस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि जो है रात में एसी सही चलता है और दिन में सही नहीं चलता है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका जो रीज़न होता है ना, कंप्रेसर ओवरहीट होना, इसका यही रीज़न है, कंप्रेसर ओवरहीट होना। क्योंकि रात में जो है टेम्परेचर डाउन होता है और रात में जो है कंप्रेसर ओवरहीट नहीं होता है। रात में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रात में चलता रहता है। लेकिन दिन में क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर भी हाई होता है, बहुत गर्मी होती है और उसके साथ में कंप्रेसर भी ओवरहीट हो जाता है, रात में ओवरहीट नहीं होता है। यही रीज़न है, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के दिन में ट्रिप होता है, बंद होता है, जिसकी वजह से दिन में एसी सही से काम नहीं कर पाता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसे चलिए हम बात कर लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। मैं आपका मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता दूँगा कि आप इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो रात में एसी चलता है ना, अब रीज़न क्या क्या है। एक तो कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है, उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। फाइंड आउट कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो इसका जो कंप्रेसर ओवरहीट होने के रीज़न होते हैं, कंडेंसर का गंदा होना। कंडेंसर अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है, क्योंकि पीछे का एयर जो है, जो सर्कुलेशन जो होता है ना, वो कैसे चलता है, थोड़ा सा हम इसको हम समझ लेते हैं कि जो कंडेंसर लगा होता है, फ़ैन मोटर लगा होता है, वो काम कैसे करता है। तो इसके साथ में आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड में भी चल रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, बैकग्राउंड में भी चल रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इसका जो सर्कुलेशन होता है एयर का, कंडेंसर को कैसे, कंडेंसर का काम होता है, कंडेंसर में जितना भी रेफ्रिजरेंट, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, कंडेंसर में जो है ना रेफ्रिजरेंट जाकर के बहुत ज़्यादा हीट होता है। उसी हीट को निकालने के लिए दो तरह के कंडेंसर होते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल कंडेंसर। इसको समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। दो तरह के कंडेंसर, एक वाटर कूल कंडेंसर होता है, एक जो है एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर जो है रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। पीछे जो जाली देखते हैं ना रेफ्रिजरेटर में, ब्लैक कलर का जाली होता है, वो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। कुछ कंडेंसर नीचे लगे होते हैं इस तरह से, छोटा सा कंडेंसर लगा होता है, उसके सामने एक फ़ैन लगा होता है। ये भी जो होता है एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। स्प्लिट एसी, विंडो एसी में जो कंडेंसर लगे होते हैं, ये भी सारे एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं, उसके साथ में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है एक। तो ये सारे एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। लेकिन जो आइस प्लांट में जो यूज किया जाता है, आप कभी कभी जो जो स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर आलू सब्जियाँ बहुत सारे रखे जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा कंडेंसर, जो बड़ा जो हाउस होता है ना, उसके बगल में कभी भी आप देखते होंगे हमेशा एक पानी गिरता रहता है। ये क्या होता है, कहीं भी आप देखे होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो क्लिप मिल जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा उस कोल्ड स्टोरेज के बगल में एक जो है पानी हमेशा गिरता रहता है। ये क्या होता है, ये कंडेंसर होता है। उसका कूलिंग कॉइल तो अंदर लगा हुआ है, लेकिन कंडेंसर बाहर लगा हुआ है, जो कि एयर से ठंडा नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज का जो है कंडेंसर है। तो उस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हमेशा झरने की तरह उसके ऊपर पानी गिराया जाता है, ताकि जो है कंडेंसर हमेशा ठंडा हो सके। तो ये इस तरह के कंडेंसर होते हैं। अब कंडेंसर मानिए कि उसका जो हीटिंग है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। एयर कूल कंडेंसर कैसे काम करता है, वाटर कूल कंडेंसर तो आपने देख लिया, लेकिन वो एयर कूल कंडेंसर क्या होता है कि एक फ़ैन सामने लगा होता है, जो कि आउटडोर में आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है, और जो है पीछे से एयर खींचता है, और पीछे इसीलिए जो है ना
पीछे जाली नुमा बनाया जाता है ताकि पीछे से जो है एयर खींचे और सामने से फेंक दे। तो उसका जो रोटेशन, जो फ़ैन का रोटेशन जो लगा होता है, ब्लेड जो लगा होता है, वो इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है कि पीछे से एयर खींचे और सामने फेंक दे, पीछे से एयर खींचे और सामने फेंक दे। कोई भी फ़ैन होता है इसी तरह से काम करता है, पीछे से एयर खींचता है और सामने फेंक देता है, पीछे से एयर खींचता है और सामने फेंक देता है। चाहे टेबल फ़ैन की बात करें, सीलिंग फ़ैन की बात करें, या फिर ये जो है स्प्लिट एसी में आउटडोर की बात करें, पीछे से एयर खींचता है। तो होता क्या है कि कंडेंसर जो हाई प्रेशर में जाता है, कंडेंसर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है। अब उसी में जो है क्या, पीछे से जब खींचता है एयर और सामने फेंक देता है, तो उसी पाइप में जो कॉपर पाइप होता है ना, इस तरह से कॉपर पाइप लगा होता है, वो जाली नुमा लगा होता है, यू बेंड करके इस तरह से, वहाँ से एयर स्पर्श होकर के सामने जाता है और सामने से फेंक देता है। कभी भी आउटडोर में आप जा कर के देखेंगे तो जो एयर फेंक रहा होगा ना, अगर कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग सही कर रहा है, तो आप वहाँ पर हाथ लगा करके देखेंगे तो वहाँ पर गरम गरम हवा फेंकता है। क्यों फेंकता है? वो गरम हवा कहाँ से आता है? वही कंडेंसर में स्पर्श होकर के जो सामने फेंकता है, वही हवा जो है, वही हवा सामने फेंक देता है। इसलिए हमें जब हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर गरम गरम हवा फेंकता है। तो ये तो हो गया, कंडेंसर इस तरह से काम करता है। अगर वही कंडेंसर की हीटिंग बाहर ना निकल पाए तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के बंद होगा, तो यानी कि फ़ैन नहीं चल रहा होगा, तो भी पीछे का एयर जो है कंडेंसर की हीटिंग को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिससे क्या होगा, कंप्रेसर ओवर हीट होगा। अब मानिए कि फ़ैन मोटर तो सही चल रहा है लेकिन हवा पीछे से खींच रहा है। अब पीछे का जो जाली नुमा बना हुआ है, वह जाली अगर गंदा है, अगर वह डस्टी है और पीछे से एयर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, सामने आप हाथ लगाएंगे तो एयर नहीं फेंकेगा। इसी तरह से सेम कूलिंग कॉइल में भी होता है, इंडोर में भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा फ़िल्टर डस्टी है, कूलिंग कॉइल गंदा है, तो ऐसे में जो है ना तो एयर खींच पाएगा ना तो फेंक पाएगा। तो आप हाथ लगाएंगे, लोग कहते हैं कि एयर जो है कूलिंग नहीं हो रहा है। तो कूलिंग यही होता है कि जब कूलिंग कॉइल साफ़ होगा, कूलिंग कॉइल क्लीन होगा, तो वहीं से जो है कूलिंग। अब देखिए, कूलिंग कॉइल में भी सेम प्रोसेस यही होता है। यहाँ पर कंडेंसर में क्या हो रहा है, कंडेंसर में गर्म हवा फेंक रहा है, कूलिंग कॉइल में ठंडा हवा फेंकता है। क्यों? उसी तरह से पाइप में स्पर्श होकर के रूम की जो गर्म हवा है वो खींचता है, वापस फेंक देता है। इस टॉपिक पर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल में मैं दिखाऊंगा वहाँ पर, और करके मैं दिखाऊंगा। तो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें ज़्यादा लंबा हम खींच करके नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा इसको भी खींच लिया, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैं आपको बताया था कि शॉर्ट में मैं बता दूंगा कि ये जो इसका फॉल्ट है क्या है, लेकिन जो मैं इस वीडियो में मैं ज्वाइंट कर दिया हूँ, बता दिया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसको नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ आपके काम में आने वाला है। चाहे आप रेफ्रिजरेटर पे काम कर रहे हो, डिफ्रीजर पे काम कर रहे हो, या फिर एयर कंडीशनर विंडो टाइप, स्प्लिट टाइप, या फिर आप इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में, डक्टेबल एसी में भी, किसी भी HVAC, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। अगर एक सिस्टम को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी सिस्टम को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये होता है कि अगर कंडेंसर गंदा है और फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा है तो ये प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं कि रात में सही चलता है और दिन में सही नहीं चलता है, दिन में ट्रिप होता है। तो ऐसे में आपको जो है या तो रेफ्रिजरेंट ज़्यादा होगा, रेफ्रिजरेंट भी चेक करना है आपकी, आपको रेफ्रिजरेंट ज़्यादा तो नहीं है। रेफ्रिजरेंट ज़्यादा होता है तो रात में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन रहता है और एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से जो है प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। तो रात में टेम्परेचर डाउन होता है जिसकी वजह से प्रेशर घट जाता है। अगर 60, 70, 80 प्रेशर चला गया है तो ऐसे में जो है कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर पर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेंट ज़्यादा, वैसे रेफ्रिजरेंट ये जो है मैं इस पॉइंट को नहीं जोड़ता हूँ इसमें, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन गैस चार्जिंग करेगा तो वो नाप करके गैस चार्जिंग करता है। ये टेक्नीशियन ऐसी गलती नहीं करेगा कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज कर दे। वैसे भी इंडिया में जो लोग रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, मैं देखा हूँ इंडिया के टेक्नीशियन को, एक छोटा सा बॉटल होता है, जाते हैं शॉप से भरवा करके लाते हैं रेफ्रिजरेंट को, 1 किलो 2 किलो 3 किलो गैस भरवा के लाते हैं और उसी गैस को चार्ज करते हैं। तो बड़े ध्यान से चार्ज करते हैं इंडिया के टेक्नीशियन, ये मैं देखा हूँ, क्योंकि इंडिया से मैं भी सीख के आया हूँ।
मैं भी इंडिया से सीख के आया हूँ। मैं भी ऐसे छोटे बॉटल में जा करके 1 किलो रेफ्रिजरेंट भरवा के लाता था और गैस चार्जिंग करता था। अगर थोड़ा सा कम पड़ गया, कभी कभी होता है कि 1.5 किलो गैस जाता है सिस्टम में, 2 किलो गैस जाता है, तो हमें फिर से वापस से सिलेंडर भरवा के लाना पड़ता था। ऐसा भी मैं काम, इस हालात से भी गुजर चुका हूँ। मैं इंडिया में मैं काम किया था ऐसा कि एक ही एसी में गैस चार्जिंग कंप्लीट नहीं हुआ, फिर से मुझे सिलेंडर बॉटल जा करके भरवा के ला के फिर से वापस चार्ज करना पड़ा। तो ऐसे ही इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये फॉरेन कंट्री है, यहाँ पर हम जो है 10 किलो का सिलेंडर यहाँ पर हम ख़रीदते हैं, जो कि गैस जो है कम होने के चांस नहीं होते। तो वहाँ पर इंडिया में क्या होता है, गैस चार्जिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चाहे आप एक सिलेंडर, वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, चाहे छोटा सिलेंडर भरवा के लाएँ, चाहे आपके पास 10 किलो का सिलेंडर है, लेकिन आप गेज से चार्जिंग करते हैं, नाप करके फ्लैमीटर लगा करके चार्जिंग करते हैं, एम्पियर देख करके, तो गैस ज़्यादा नहीं हो सकता है। कुछ लोग अगर मानिए गलती से डाल भी दिए गैस तो ऐसा होता है, लेकिन गलती से आप कितना डाल देंगे? अगर मानिए कि 60 PSI आपको R22 करना है तो आप 65 PSI कर देंगे, 70 PSI कर देंगे, 80-90 PSI नहीं करेंगे। उसके लिए आपको कम से कम 1 किलो गैस ज़्यादा होना पड़ेगा। 1 किलो गैस ज़्यादा डालेंगे तभी ऐसा होगा। तो ऐसे भी 500 रुपये किलो है, 500-600 रुपये किलो है इंडिया में गैस। पहले था, अभी तो क्या रेट चल रहा है इंडिया में मुझे पता नहीं है। तो जब मैं काम करता था तो 500 रुपये किलो था। तो फ़िलहाल वो तो बात की बात है, उसको हम साइड में करते हैं। तो ये होता है कि गैस चार्जिंग का ज़्यादा होना। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम है तो सीधा आपको जो है सिस्टम में चोकिंग होता है। सिस्टम में चोकिंग है तो जो है एम्पियर ज़्यादा लेता है। अब रात में चूँकि सही चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि रात में जो है एम्पियर ज़्यादा नहीं लेगा। क्यों? टेम्परेचर डाउन है और जो है प्रेशर भी थोड़ा सा घट गया है। जो प्रेशर होता है ना, थोड़ा सा घट गया है, तो कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मानिए कि ऐसा हो रहा है तो आपको जो है कंडेंसर चेक करना है, फैन मोटर चेक करना है, डस्टी तो नहीं ये चेक करना है, कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर वीक तो नहीं है, कैपेसिटर नया लगा के देखना है। लास्ट में ये सब ऊपर की चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हैं, उसके बाद भी ये हो रहा है, तो सीधा आपको जो है कैपिलरी और फिल्टर निकालना है। सिस्टम को आपको फ्लश करना है नाइट्रोजन से। फ्लश करने के बाद उसे अच्छे से वैक्यूम करना है। आपको लगे कि हाँ सिस्टम अभी फ्लश हो चुका है, कोई भी उसमें चोकिंग नहीं है, तो आपको फ्लश करके और ये जो है वैक्यूम करके फिर से गैस चार्जिंग करेंगे, आपका सिस्टम सही से चलने लगेगा। ये रीज़न होता है, ये प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।